नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। चैत्र का महीना बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही पावन होता है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से कई पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो आइए आज लोक परंपरा में जानते हैं इसी महीने के बारे में। भारतीय पंचांग में सबसे पहला महीना चैत्र को माना जाता है। फाल्गुन मास हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और उसके बाद चैत्र मास की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने के पहले दिन से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यही कारण है कि इस दिन को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है, जिसे संवत्सर कहते हैं। इस नए महीने के प्रारंभ से ही प्रकृति में शुभता और नई ऊर्जा का आरंभ होता है। इस दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस शुभ दिवस पर 9 अप्रैल को संस्कार भारती दिल्ली प्रांत ने दिल्ली के सूर घाट पर भारतीय नववर्ष उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सूर्य की पहली किरण का स्वागत यमुना किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर और दीप दान कर किया गया। इस अवसर पर अभय सुपोरी के संतूर वादन ने नववर्ष की सुबह को और मनमोहक बना दिया। पद्मश्री नलिनी कमलिनी की शिष्य मंडली द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देकर नववर्ष की सुबह को विस्तार दिया गया। इस अवसर पर युवा चित्रकार लाइव पेंटिंग कर रहे थे। समाज के विभिन्न वर्गों ने कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच भारतीय नववर्ष का स्वागत किया और रचनात्मकता एवं सकारात्मकता के साथ भारत की पुरातन परंपरा का निर्वाह किया गया। पूरे विश्व का सबसे वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ जो काल गणना वो भारत का है। भारत जो बनाया केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। कल नहीं तो परसों, कोई शक नहीं है, पूरे विश्व इस क्रोनोलॉजी को भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बनाया हुआ वो क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे। इस दृष्टि पर मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं ने जो बनाया हुआ इस कालगणना, दिस क्रोनोलॉजी इज गोइंग टू बिकम द ग्लोबल क्रोनोलॉजी, देयर इज नो डाउट। चैत्र माह के प्रारंभ के साथ भारतीय जनजीवन में एक नए उत्साह का संचार होता है। संपूर्ण भारत में इस महीने को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, जिसे कई जगह उगादि के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गुड़ी लगाते हैं, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है। केरल में इस अवसर पर विशु मनाते हैं। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। केरल में विशु उत्सव के दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है। सुबह विशुकनी के शुभ दर्शन के साथ इस पर्व का शुभारंभ होता है। मेष संक्रांति अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से केरल में नववर्ष का शुभारंभ होता है। इस अवसर पर नए पंचांग की पूजा करके उसे उपस्थित जन समुदाय के बीच में पढ़ा जाता है। वहीं असम में इस अवसर पर बोहाग बिहू मनाया जाता है। चैत्र के महीने की संक्रांति से बिहू के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही फसलों की कटाई, शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी हो जाती है। दरअसल संपूर्ण भारत में चैत्र का महीना नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। चैत्र माह के छठे दिन डूबते एवं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर चैती छठ मनाई जाती है।
चैत्र माह के 9वें दिन देवी के 9वें रूप की पूजा के साथ नवरात्रि संपन्न होती है। इसी दिन रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन रामलला का जन्म हुआ था। इस वर्ष यानी 2024 में यह दिन और भी खास हो गया। अयोध्या में बुधवार यानी 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। 12 बजे रामलला के प्राकट्य और सूर्य तिलक होने के साथ ही जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान विष्णु के दशावतारों के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार जल प्रलय में घिरे मनु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए थे। इसके बाद नई सृष्टि का संचार हुआ था। आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट ने अपना छठा आर्ट शो आयोजित किया। 16 कलाकारों के आर्ट पीस से सजे इस शो पर आइए देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट ने अपने छठे ग्रुप आर्ट शो का आयोजन किया। इसके अंतर्गत 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अवोक इग्नाइट अवेकन स्टीर के नाम से प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के 16 कलाकारों ने भाग लिया। यहाँ प्रदर्शित सभी कलाकृतियाँ अनोखी थीं। हर कलाकृति की अपनी एक अलग खासियत थी। पेबल पीपल के शीर्षक से पत्थरों की कलाकृतियाँ, उन पर बने चेहरे, भाव भंगिमा ने दर्शकों को आकर्षित किया। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है और ये मैं 2004 से कर रहा हूँ इसको, और मैंने कोई 5-7 हज़ार पत्थरों पे बनाया होगा। पहले सिंगल पत्थर थे, फिर बढ़ाते बढ़ाते अब इंस्टॉलेशंस वगैरह कर रहा हूँ। और मैं एक बार कुछ फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश जा रहा था, तो हमने रास्ते में ये पेबल्स होते हैं और मेरी आदत है, मेरे पास पेन हमेशा होता है, मैं ड्रॉ करता रहता हूँ, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। और पेबल्स का ये है कि हर पेबल सिमिलर लगता है पर थोड़ा अलग भी होता है, तो उसकी शेप को यूज़ करके मैंने उसको फिर एक मतलब उसके नेचुरल फॉर्म को यूज़ करते हुए मैंने उसमें एक्सप्रेशंस दिए, एक कैरेक्टर दिया, तो वो करने में मज़ा आया। तो पहले 1-2 किए तो इंटरेस्टिंग लगा, और फिर लोगों ने ख़रीदना शुरू किया कुछ गैलरीज वगैरह से, तो थोड़ा हौसला बढ़ा। तो वो करते करते फिर मैंने और चीज़ों के साथ करना शुरू किया, मेटल के साथ, कपड़े अब यूज़ करके, वुड के साथ, तो वो एक दुनिया बनती चली गई अपनी उसकी। तो उसका नाम मैंने रखा है पेबल पीपल। पत्थर बोलते हैं मेरे से बात करते हैं, क्योंकि हर पत्थर जब देखो तो एक थोड़ा टाइम लगता है, एक रिफ्लेक्शन होती है, तो मैं उसको थोड़ी देर देखता हूँ उसके इधर उधर, और फिर वो अपने आप आता है कि हाँ इसका ये बन सकता है। किसी के अंदर नाक है, किसी में, और उनके अंदर ही अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं पे हल्का सा गड्ढा होगा, कहीं पे ऐसी लाइन होगी, वो अपने आप में बताते हैं कि हाँ ये एक्सप्रेशन बन सकता है, ये फॉर्म बन सकता है। तो मेरे लिए बड़ा मेडिटेटिव फॉर्म है ये आर्ट का। मेरा ये था कि आई वांट टू मेक इट इनटू अ फॉर्म वेयर पीपल सी इट एज फाइन आर्ट। तो मैंने जो डूडल्स भी, जो मेरा अभी दूसरा काम भी लगा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर मैंने उसको उस तरफ ले जाने की कोशिश की है कि वाइल उसमें डूडल्स हैं पर वो एक स्टोरी बता रहे हैं। द आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट की संस्थापक और विजुअल आर्टिस्ट आरती उत्पल सिंगला ने इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया था। द आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट नए कलाकारों को प्रोत्साहन देता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देता है जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। हर साल हम एक शो करते हैं जिसमें सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और इस शो का ये मेरा 6th शो है। और इस शो का नाम मैंने चूज़ किया इवोक, क्योंकि मुझे लगता है एक हर पेंटिंग जो भी कोई देखता है तो वो एक आपका एक अपना रिस्पॉन्स आता है उसके लिए, जिसमें आपको आपकी कोई इमोशन, कोई मेमोरी, कुछ भी उसके साथ जुड़ा हुआ आपका एक रिस्पॉन्स होता है। सो व्हाट अ पेंटिंग इवोक्स इन अ पर्सन इज़ व्हाट इज़ द कनेक्शन वी आर ट्राइंग टू मेक हियर। एंड दीज आर माई वर्क्स। I love working around flowers. I actually paint or draw something that brings me joy and hopefully
जो देखे उसको भी वही खुशी मिले। तो ये वाले जो काम है ये इंक से बनाए हैं, पीछे गोल्ड लीफ है और बहुत डिटेल्ड ड्राइंग्स हैं। मुझे बोटानिकल ड्राइंग्स बहुत पसंद हैं करना, और समहाउ मुझे लगा कि वो ब्लैक और जो गोल्ड का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है वो मुझे खुद को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हर जगह फूल हमेशा देखते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको सिर्फ ब्लैक में भी अगर ड्रॉ किया जाए तो उनकी एक डेलिकेसी अपने आप से निकल के आ जाती है। इस प्रदर्शनी में अनेक ऐसे कलाकार मिले जो शौकिया तौर पर कला की दुनिया से जुड़े थे, जो पेशेवर कलाकार न होकर डिजाइनर, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, गृहिणी या छात्र थे। कला से जुड़ने के बाद वे इस दुनिया में ऐसे रमे कि अब यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। Art has been my hobby, and otherwise as a profession I've been a pre-nursery teacher for last 25 years. Now that I'm retired, I'm getting full time into art, so this is how I'm here. I've always been doing something, doodling and painting and everything, but my main stress buster for these days is just doing art. So in fact this series is also I have named it Meditative Reveries. That is, it's just a form of meditation, and it just calms my mind when I'm doing something like this. So otherwise I have used a different medium this time. It's mixed media. There's a coffee spill, there's gold, there's pen and ink, there are old book papers. It's just a matter of compiling all these things together. मैं इसको एक ऐसे सीरीज़ बनाया है मैंने जो हमारी लाइफ को डिपिक्ट करता है। जैसे अगर हम वहाँ से एक्चुअली एक जर्नी इन इटसेल्फ है, अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं तो मैंने दिखाया है कि जैसे सूरज की पहले किरणें हैं, आप अपना दिन शुरू करते हैं, राइट, यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट विद मे बी सम स्पिरिचुअलिटी, आप भगवान का नाम लेते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप मेडिटेट करते हैं कुछ भी, उसके बाद आपका दिन जैसे शुरू होता है। अब आप सोचते हैं आज मेरा दिन ऐसे होगा, ये मैंने अगले 10 दिन में मैंने ये अचीव करना है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। तो आपके जो इतने उतर पुतर होता है दिमाग में, वो एक केओटिक सा सीन बन जाता है जिसमें आप अपने रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं भाई आप कहीं पहुँच गए, अभी रुक जाओ वहीं, टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट, प्लान योर सेल्फ, और फिर जब आपको एक वो कामिंग सेंसेशन आती है तो आप जैसे एक अब ये नेक्स्ट है उसमें कि कामनेस आती है कि आप सेल कर रहे हो, स्मूथ सेल कर रहे हो, एंड आपके ऑटोमेटिकली जो आपके आइडियाज़ होते हैं और आपका दिमाग शांत हो जाता है, और फिर आप अपना दिन और टाइम प्रॉपर्ली आप उसको ऑर्गेनाइज करके एंड यू कैन sort of carry on with the rest of your day. So this is a series of your meditation and your journey for every day on a day-to-day basis. 16 कलाकारों की कलाकृतियों से सजी इस प्रदर्शनी में कला के विविध रंग देखने को मिले। खूबसूरत कलाकृतियों से सजी इस प्रदर्शनी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। I am basically an architect and designer by profession, but I also do art many times and a few other things. So this series of mine is actually called Flora. Each and every texture which is there is some plant or some flower or some bark of a tree that I've taken earlier, and each of these drawings are about 25-30 different layers which have been fused together, and so then the output is a limited edition output on archival grade 300 GSM paper, and so each of these are there's a limited edition of 4 prints each. इस प्रदर्शनी को विजुअल आर्टिस्ट रितु चोपड़ा को समर्पित किया गया था। रितु चोपड़ा एक बेहतरीन कलाकार थी। कुछ दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग के दौरान उनका निधन हो गया। इस आर्ट शो में उनकी कलाकृति भी रखी गई थी। अनेक छोटी बड़ी एक्टिविटी के साथ यह प्रदर्शनी कलाकारों के साथ ही दर्शकों के लिए भी यादगार रही।
कला दर्शन के इस सेगमेंट में आइए देखते हैं सरोद वादक पंडित सरोज कुमार क्या सुना रहे हैं। मैं सबके लिए जो है वो राग नंद कौंस ये बजाऊंगा थोड़ी सी देर। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का जन्म 20 अप्रैल सन 1914 को उड़ीसा के एक छोटे से गांव नागबली में हुआ था। 1930 से 1938 के बीच का समय इनके लेखन जीवन का निर्माण काल माना जाता है।
ओडिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उनके उपन्यास अमृतर संतान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। गोपीनाथ मोहंती को 1973 में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन 20 अगस्त 1991 में हुआ। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का जन्म जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 में हुआ था। हिंदी कविता के विकास में हरिऔंध जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने संस्कृत छंदों का हिंदी में सफल प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्णवृत्त में करके जहाँ हरिऔंध जी ने खड़ी बोली को पहला महाकाव्य दिया, वहीं आम हिंदुस्तानी बोलचाल में चूखी चौपदे तथा चुभते चौपते रचकर उर्दू जुबान की मुहावरेदारी की शक्ति भी रेखांकित की। हरिऔंध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की। 16 मार्च 1947 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद हुसैन सईउद्दीन डागर का जन्म 20 अप्रैल 1939 को अलवर, राजस्थान में हुआ था। हुसैन सईउद्दीन डागर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद परंपरा से संबंध रखते थे और वह 19वीं पीढ़ी के शास्त्रीय गायकों में सबसे कम उम्र के गायक थे और डगरबानी के प्रतिपादक थे। 30 जुलाई 2017 में उनका निधन हो गया।